मैच के बाद नेमार होयोंग के पास आता है, उसका हाथ मिलाता है और महसूस करता है कि उसके हाथ कितने खुरदरे हैं और उसकी हथेलियां कितनी कठोर हैं। सिर्फ फुटबॉल में उसकी स्किल ही नहीं, वो अपने शरीर की भी लगातार ट्रेनिंग करता होगा। नेमार सोचता है, मैं अपनी टैलेंट पर ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था, मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिसेंट हो गया था। मैं इस हार को अपने दिल में बिठा लूंगा और इससे भी ऊंचा लक्ष्य तय करूंगा। अगली बार मैं जरूर जीतूंगा। होयोंग रिपोर्टर्स के सामने खड़ा होता है। एक रिपोर्टर पूछता है, आपने कई गोल किए और नेशनल लीग चैंपियनशिप की ट्रॉफी उठाई, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? होयोंग जवाब देता है, बहुत जबरदस्त लग रहा है। एक और रिपोर्टर पूछता है, तो अब आपका अगला प्लान क्या है? होयोंग जवाब देता है, मेरा उद्देश्य है सुपर चैंपियनशिप जीतना। लॉकर रूम में पूरी टीम जीत का जश्न मना रही होती है। इसी कमोशन में कोच कार्लो फ्रेनू से कहते हैं, तुमने नेमार के सामने मजबूती से खड़े रहकर टीम को स्थिर बनाए रखा। मेहनत कभी धोखा नहीं देती। नतीजे इस बात का सबूत हैं। कोच की बात सुनकर फ्रेनू भावुक हो जाता है और कहता है, धन्यवाद, लेकिन इसका पूरा श्रेय टीम को जाता है। कोच जवाब देते हैं, आज तुम्हारा प्रदर्शन बेदाग था, खुद को भी श्रेय देना न भूलना, ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। फ्रेनू जवाब देता है, नहीं, ऐसा नहीं है। होयोंग ने मुझे जबरदस्ती प्रैक्टिस के लिए खींचा। सच कहूं तो मैं बहुत थक जाता था और बहुत शिकायत करता था, लेकिन उसने मेरी मदद करते रहना नहीं छोड़ा। इसी वजह से मैं आज अच्छा खेल सका और चैंपियनशिप जीत सका। फ्रेनू की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कहता है, ये सब होयोंग की वजह से है। कोच अब समझ जाते हैं कि होयोंग की टीम की जीत में कितनी बड़ी भूमिका है। उसी दिन होयोंग को उसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाता है। रात में अपने कमरे में होयोंग अपना सिस्टम देखकर चौंक जाता है। अब वो नेमार की एक टैलेंट को कॉपी कर सकता है, क्योंकि उसे मैन ऑफ द मैच चुना गया। वो सारी कंडीशंस पूरी कर चुका है नेमार की टैलेंट को कॉपी करने के लिए। उसने एक्सेप्शनल फ्लेक्सिबिलिटी टैलेंट को चुनना पसंद किया। वो सोचता है, फिजिकल कोच हमेशा कहता था कि शरीर को सही से इस्तेमाल करने के लिए ताकत और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों में संतुलन होना चाहिए। ये तेज टर्न्स या ड्रिबलिंग के दौरान बैलेंस बनाए रखने में भी बहुत मदद करेगा। एक्सेप्शनल फ्लेक्सिबिलिटी एडवांस्ड ड्रिबलिंग के साथ बहुत अच्छी तरह काम करता है। 4 दिन बाद नेशनल लीग के 38 राउंड में साओ पाउलो, जो पहले ही चैंपियनशिप जीत चुका है, ये मैच आराम से खेलता है और 5-0 से जीतकर लीग का समापन करता है। होयोंग एक जबरदस्त लॉन्ग रेंज गोल करता है, जिससे उसकी टॉप स्कोरर की पोजीशन और भी मजबूत हो जाती है। उसे टूर्नामेंट की गोल्डन बॉल मिलती है। उसे लीग के टॉप स्कोरर के तौर पर 29 गोल के लिए सम्मानित किया जाता है और उसे सीजन बेस्ट 11 में शामिल किया जाता है। इन सारी ग्लोरी के अलावा असली इनाम उसे उसके सिस्टम से मिलता है। अब वो नेमार की एस लेवल फुटबॉल प्रोडिजी टैलेंट को कॉपी कर सकता है। इस टैलेंट को कॉपी करने की छुपी हुई शर्त थी गोल्डन बॉल जीतना, जिसे होयोंग ने पूरा कर लिया। टैलेंट अब कॉपी हो चुका है और इसे पूरी तरह हासिल करने में 40 दिन लगेंगे। होयोंग अब बेसब्री से इन 40 दिनों के बीतने का इंतजार कर रहा है, ताकि वो अपनी नई एस लेवल टैलेंट का इस्तेमाल कर सके। इस बीच बेस्ट फॉरवर्ड का अवार्ड पाटो को मिला, जिसने 27 गोल किए। नेमार तीसरे नंबर पर रहा और उसे सिल्वर बॉल मिला। एक अच्छी बात यह रही कि फ्रेनू और कैशमीरो को बेस्ट डिफेंडर में दूसरा और तीसरा स्थान मिला। बेस्ट मिडफील्डर का अवार्ड रोस्का को मिला और बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड पेडरसन को। साओ पाउलो क्लब ने उस रात सबसे ज्यादा इंडिविजुअल अवार्ड्स जीतकर एक शानदार पार्टी मनाई। पार्टी के बाद होयोंग थका हुआ अपने बिस्तर पर लेटकर सोचता है, मेरा दिल पूरी तरह संतुष्ट है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने एक बहुत बड़ा पहाड़ जीत लिया हो। मैंने ब्राजील में अपना लक्ष्य सच में हासिल कर लिया। मुझे खुद पर गर्व है कि मैं कभी रुका नहीं और लगातार मेहनत करता रहा। ये ब्राजीलियन लीग अनुभव मेरे लिए कभी न भूलने वाला होगा। साओ पाउलो के ट्रेनिंग ग्राउंड्स में खिलाड़ी आपस में चर्चा कर रहे हैं कि अब जबकि नेशनल लीग खत्म हो गई है, एक दिन भी बहुत लंबा लग रहा है। हम इतने ज्यादा व्यस्त थे कि दिमाग घूम रहा था और अब जब सब खत्म हो गया है तो प्रैक्टिस में वो मजा नहीं रहा। अचानक फ्रेनू पीछे से आता है और चिल्ला कर कहता है, अपनी सतर्कता कभी कम मत होने दो। सीजन भले ही लगभग खत्म हो चुका हो, लेकिन अभी आराम मत करो। हमारे सामने अब भी एक बहुत अहम सुपर चैंपियनशिप फाइनल बाकी है। फरवरी में रियो डी जेनेरियो में सुपर चैंपियनशिप फाइनल शुरू होने वाला था। कोच कार्लो लॉकर रूम में सभी को संबोधित करते हैं, हम ट्रेबल जीतने से बस एक कदम दूर हैं। ट्रेबल का खिताब उस टीम को दिया जाता है जो एक सीजन में 3 बड़ी ट्रॉफियां जीतती है। सुपर चैंपियनशिप का फाइनल मैच साओ पाउलो बनाम एफसी बाकू है। कोच कहते हैं, हमें जिन खिलाड़ियों से सतर्क रहना है उनमें से एक है फिलिप। उसकी पोजीशन है अटैकिंग मिडफील्डर और उसे इनिएस्ता का उत्तराधिकारी माना जाता है। वो ब्राजील का एक उभरता हुआ सितारा है। हम पहले भी फिलिप से नेशनल लीग में भिड़ चुके हैं। अगर तुम नेमार और पाटो जैसे खिलाड़ियों को हरा सकते हो तो अब डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात याद रखो, चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, एक गलती और सारी आलोचना तुम्हारे ऊपर आ सकती है। इसलिए अंत तक अपना सब कुछ झोंक दो। चलो उन्हें कुचल डालें। पूरी टीम जोश से भरकर जवाब देती है,
सुपर चैंपियनशिप फाइनल अब शुरू हो चुका है। साओ पाउलो बनाम एफसी बाकू। होयोंग फिलिप की टैलेंट स्कैन करता है। उसे इस बार टैलेंट कॉपी करने की शर्तें ज्यादा आसान लगती हैं। वो खुश होता है कि आज कुछ अच्छी टैलेंट्स हासिल कर सकेगा। मैच शुरू होता है। शुरुआत से ही बॉल होयोंग के पास होती है। वो तेजी से दौड़ता है और अपनी ड्रिबलिंग स्किल और बॉडी फेंस से विरोधियों को इतनी आसानी से पार कर जाता है कि वे होयोंग के खेल पर प्रतिक्रिया देने का भी समय नहीं पाते। विरोधी खिलाड़ी बस हैरान चेहरों के साथ वहीं जम जाते हैं। होयोंग ने अपनी बाज जैसी नजर से गोल पोस्ट में एक जगह लॉक कर दी जहां वो बॉल मारना चाहता था। वो अपना पियर्सिंग हेवी मिड रेंज शॉट इस्तेमाल करता है और ठीक 1 मिनट के अंदर ही गोल कर देता है। उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि इस शॉट की वजह से उसकी मिड रेंज टैलेंट और भी बढ़ गई है। अपनी सुधरी हुई टैलेंट को देखकर होयोंग बहुत खुश होता है। पहले गोल के बाद मैच दोबारा शुरू होता है। दर्शकों में से एक व्यक्ति कहता है, ओपनिंग गोल के बाद से साओ पाउलो ने अपनी मोमेंटम बनाए रखी है। दोनों टीमों के स्किल में हर लाइन पर फर्क साफ दिख रहा है। ये मुकाबला एक तरफा लग रहा है। साओ पाउलो नेशनल लीग चैंपियनशिप के खिताब के सही हकदार है, लेकिन फिलिप भी एक प्रतिभाशाली जीनियस है। एक प्लेमेकर के रूप में वो बेदाग है और एक परफेक्ट क्रैक प्लेयर है। कोई नहीं जानता वो कब कोई सुपर प्ले निकाल दे। फिलिप सोचता है, ये पिछले साल वाली साओ पाउलो टीम नहीं है। उनकी ऑफेंस और डिफेंस दोनों इतनी बदल गई हैं कि साफ नजर आ रहा है। वो होयोंग की ओर देखता है जो सबको चीरते हुए आगे बढ़ रहा है, जबकि विरोधी बस उसके पीछे दौड़ते रह जाते हैं। फिलिप सोचता है, इसी ने पूरी साओ पाउलो टीम को बदल कर रख दिया है। अचानक होयोंग बॉल रोस्का को पास करता है और रोस्का गोल कर देता है। ये साओ पाउलो का दूसरा गोल था। मैच चलता रहता है और होयोंग अपनी तेज रफ्तार और बेहतरीन बॉल डिस्ट्रीब्यूशन एबिलिटी से लगातार दबाव बनाता है। इस बार उसने बॉल डगलस को पास की और डगलस ने तीसरा गोल दाग दिया। पहला हाफ खत्म हुआ और साओ पाउलो 3-0 से आगे है। साओ पाउलो विरोधी खिलाड़ियों को मानसिक रूप से तोड़ देता है। साओ पाउलो के लॉकर रूम में जोश और ऊर्जा बहुत ऊंचाई पर है। फ्रेनु सबको शांत करता है और कहता है, सतर्क रहो, मैच अभी खत्म नहीं हुआ। सभी उसकी बात से सहमत होते हैं। होयोंग सबको देखता है और मुस्कुराते हुए सोचता है, सब कितने बेहतर हो चुके हैं। उसे बीते दिन याद आते हैं जब उसने पहली बार टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की थी। वो खुश होता है कि रोस्का, फ्रेनु, डगलस और कैशमीरो कितनी दूर तक आ चुके हैं। वो मुस्कुराकर कहता है, चलो चलें, और सोचता है शायद ये ब्राजील में मेरा आखिरी मैच हो। दूसरा हाफ शुरू होता है। एफसी बाकू ने 4 डिफेंडर्स, 4 मिडफील्डर्स और 2 स्ट्राइकर्स की फॉर्मेशन लगाई है। साफ है कि वो अपने डिफेंस को मजबूत करना चाहते हैं। रोस्का ने बॉल होयोंग को पास की, जिसे उसने सफाई से पकड़ा। वो सोचता है, अब मैं इस मैच का सही अंत करूंगा। वो अपनी सुपर बॉडी फेंट से एक खिलाड़ी को चकमा देता है। रोस्का और डगलस दोनों आगे भागते हुए होयोंग को सपोर्ट कर रहे हैं। एक विरोधी खिलाड़ी चिल्लाता है, रोस्का और डगलस होयोंग के साथ परफेक्ट सिंक में चल रहे हैं। होयोंग एक और खिलाड़ी को चकमा देता है और बॉल डगलस को पास करता है। डगलस शॉट लेता है और गोल कर देता है। उस गोल के बाद साओ पाउलो ने एफसी बाकू पर लगातार दबाव बनाए रखा और भी गोल किए। होयोंग ने 3 गोल करके अपनी हैट्रिक पूरी की। कुछ देर बाद मैच खत्म होता है और साओ पाउलो 6-0 के स्कोर से सुपर चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत लेता है। साओ पाउलो के स्ट्राइकर्स होयोंग, रोस्का और डगलस जीत का जश्न मनाते हैं, जबकि एफसी बाकू पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है। कोच कार्लो सोचते हैं, इस जीत के साथ हमारा क्लब इस सीजन की तीसरी ट्रॉफी जीत चुका है। हमने ट्रेबल हासिल कर लिया। उसी रात होयोंग की खबरें पूरे ब्राजील में फैल जाती हैं। न्यूज आर्टिकल्स लिखते हैं, सिर्फ 12 साल का होयोंग ब्राजीलियन यूथ लीग में अपनी पहचान दर्ज कर चुका है और उसने दुनिया के सामने अपना नाम पेश कर दिया है। ब्राजीलियन यूथ फेडरेशन के चेयरपर्सन कहते हैं, अगर वो इसी तरह बढ़ता रहा तो वह एक ऐसा फुटबॉल हीरो बन सकता है जो दुनिया का ध्यान खींचेगा। बार्सिलोना क्लब में एफसी बार्सिलोना के टेक्निकल डायरेक्टर चार्ल्स अपने साथियों से कहते हैं, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने ब्राजीलियन लीग में उसके प्रदर्शन के आधार पर होयोंग को एशिया के टॉप 5 प्रोस्पेक्ट्स में शामिल किया है। हम उसे स्काउट क्यों नहीं करेंगे? फाइनेंस ऑफिसर कहता है, मैं समझता हूं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट होयोंग को सपोर्ट नहीं कर रहे। क्लब नेगोशिएशन ऑफिसर कहता है, यूरोप में होयोंग जैसे बहुत खिलाड़ी हैं। चार्ल्स जवाब देता है, क्या तुम मेरे जजमेंट पर शक कर रहे हो? 4 साल पहले विरोध के बावजूद मेसी को मैंने ही स्काउट किया था। हमें किसी और क्लब के कदम उठाने से पहले नेगोशिएट करना होगा। मेरा जजमेंट अचूक है। अपने घर पर होयोंग बेसिक ड्रिल्स कर रहा होता है। अचानक मारिया आती है और कहती है, कोच चाबम का कॉल आया है। होयोंग दौड़कर अंदर जाता है, फोन उठाता है और कहता है, काफी समय हो गया कोच। कोच जवाब देते हैं, तुम बिल्कुल नहीं बदले होयोंग। ये अचानक हो सकता है, लेकिन जैसे ही तुम कोरिया वापस आओ, मिलते हैं। कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है। वो मेरा करीबी दोस्त है और नेशनल यूथ टीम का कोच है। उसका नाम है पार्क वून और वो अंडर 17 नेशनल कोरियन टीम के इंचार्ज हैं।
होयोंग चौंक जाता है और पूछता है, अचानक अंडर 17 क्यों? चा बम कहते हैं, इस साल अंडर 17 वर्ल्ड कप पेरू में हो रहा है। वे तुम्हें अंडर 17 नेशनल यूथ टीम में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। चा बम आश्वस्त करते हैं, हम तुम्हें सीधे अंडर 17 में नहीं फेंकेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। होयोंग आश्चर्य में सोचता है, अंडर 17 एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां दुनिया भर के 17 साल से कम उम्र के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। ये टूर्नामेंट कई स्टार्स पैदा कर चुका है। अगर मैं एक 12 साल का बच्चा उस मंच पर कदम रख सकूं, तो शायद मैं सबसे कम उम्र में साइन होने का रिकॉर्ड तोड़ दूं। घर पर बिस्तर पर लेटे हुए होयोंग सोचता है, अगर मैं अंडर 17 वर्ल्ड कप में हिस्सा लूं तो मैं 12 साल का लड़का होऊंगा, जो औसतन 16 या 17 साल के खिलाड़ियों के साथ खेलेगा। मैं तो जैसे एलिमेंट्री स्टूडेंट हो जाऊंगा। हाई स्कूलर्स के बीच उम्र एक बड़ा फर्क डालती है। अगर उन्होंने फिजिकल प्ले करना शुरू कर दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और आसानी से गिरा दिया जाऊंगा। फिर वो सकारात्मक सोचने लगता है, कोच ने जरूर सोच समझकर मुझे चुना होगा। क्या मैं सच में ये कर सकता हूँ? मुझे कोशिश करने से पहले ही कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए। चलो अपनी मसल्स और फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग शुरू करते हैं ताकि इंजरी से बच सको। मार्च की शुरुआत में होयोंग साउथ कोरिया लौट आता है। वहां उसका स्वागत एक सेलिब्रिटी की तरह होता है। रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं और कई सवाल पूछने लगते हैं। होयोंग हैरान हो जाता है। वो सोचता है, पिछली बार जब मैं ब्राजील से लौटा था तब इतने रिपोर्टर नहीं थे। वो अपनी माँ और पापा को देखता है जो दूर से हाथ हिला रहे होते हैं, जबकि रिपोर्टर उसकी फोटो खींचते रहते हैं और सवालों की बौछार करते रहते हैं। एक रिपोर्टर पूछता है, क्या आपके कोई करीबी दोस्त हैं जिनके बारे में आप हमें बता सकते हैं? होयोंग जवाब देता है, फ्रेनू, रोस्का, कैश्मीरो और डगलस। रिपोर्टर थोड़े हिचकिचाते हुए कहता है, ये तो शायद आपके ब्राजीलियन दोस्त हैं। क्या आपने किसी ऐसे खिलाड़ी से मुलाकात की है जिन्हें हम ग्लोबल प्लेयर्स के रूप में जानते हैं? होयोंग जवाब देता है, काका और बालाक। रिपोर्टर को होयोंग की बात समझने में कुछ समय लगता है, लेकिन जैसे ही वो समझते हैं, वो हैरान हो जाते हैं कि होयोंग रिकार्डो काका और माइकल बालाक की बात कर रहा है। होयोंग कहता है, मैंने काका के साथ ट्रेनिंग की थी और बालाक के साथ ईमेल्स का आदान प्रदान किया था। वो मुझे सलाह देते हैं। ये सुनकर रिपोर्टर्स और भी पैशनेट हो जाते हैं और होयोंग के रिश्ते के बारे में और जानना चाहते हैं। एयरपोर्ट से निकलकर होयोंग और उसके पापा सीधे चा बम के वेन्यू पहुंचते हैं। चा बम कहते हैं, तुम पहले से लंबे और ज्यादा आत्मविश्वासी लग रहे हो। होयोंग जवाब देता है, आप भी स्वस्थ दिख रहे हैं कोच। कोच होयोंग को पार्क वून से मिलवाते हैं, जो अंडर 17 नेशनल टीम के कोच है। होयोंग उन्हें देखकर थोड़ा चिंतित दिखता है। पार्क वून कहते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। होयोंग सोचता है, अगर मैंने यहाँ अच्छा प्रदर्शन किया तो मैं नेशनल टीम का सबसे कम उम्र का सदस्य बन सकता हूँ। यह एक शानदार मौका है 16-17 साल के टैलेंटेड खिलाड़ियों की टैलेंट्स हासिल करने का, जो दुनिया भर से आए हैं। पार्क वून पूछते हैं, क्या तुम साउथ कोरियन अंडर 17 टीम के बारे में जानते हो? होयोंग जवाब देता है, ये वही टीम है जिसने पिछले साल एशियन चैंपियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त किया था और कतर को हराकर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। पार्क वून होयोंग की जानकारी से प्रभावित होते हैं। वो कहते हैं, हम तुम्हें सितंबर वाली नेशनल टीम के लिए चुनना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल अप्रैल तक अंडर 16 टूर्नामेंट है जिसका नाम है मॉन्टेगू इंटरनेशनल टूर्नामेंट, जो इस महीने फ्रांस में होगा। होयोंग सोचता है, ये लोग पहले मुझे अंडर 16 में शामिल करेंगे और फिर सितंबर में तय करेंगे कि मैं अंडर 17 में आ सकता हूँ या नहीं। जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, लेकिन उम्र का फर्क कैसे दूर करूं? कोच पूछते हैं, क्या तुम्हारे पापा इसके लिए कंसेंट देते हैं? पिता जवाब में सहमति जताते हैं। वो कहते हैं, एक पिता के रूप में मेरे पास कोई वजह नहीं है अपने बेटे के नेशनल टीम में चुने जाने का विरोध करने की। वो सिर झुकाकर कहते हैं, कृपया इसका ख्याल रखिए। होयोंग मुस्कुराते हुए सोचता है, पापा मुझसे ज्यादा खुश लग रहे हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़ा चिंतित होता है। वो सोचता है, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। ये शायद उत्साह और उम्मीदों का असर है। सबसे कम उम्र वाला टाइटल आकर्षक है, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा चाहिए वो है टैलेंट। एक ऐसा बफे जहां दुनिया भर की टैलेंट्स इकट्ठा होती हैं। अगले दिन ट्रेनिंग सेंटर जाते हुए होयोंग कोरियन आर्टिकल पढ़ता है जिसमें लिखा है, होयोंग कोरियन फुटबॉल का इतिहास फिर से लिख रहा है। वो नेशनल यूथ टीम से जुड़ने के करीब है। एक ब्राजीलियन फुटबॉल एक्सपर्ट ने होयोंग को दुनिया के टॉप 5 फुटबॉल प्रोडिजीज में शामिल किया है। अब कोरिया एक फुटबॉल पावर हाउस बन चुका है। वर्ल्ड कप जीतना अब सिर्फ सपना नहीं रहा। वो आर्टिकल पढ़ना बंद कर देता है। उसे कोरिया में चल रही हीरो मेकिंग प्रोसेस से चिढ़ हो रही थी। वो अपने पापा से पूछता है, अगर मैं कहूं कि मैं किसी यूरोपियन टीम में ट्रांसफर होना चाहता हूं तो क्या होगा? अगर मैं प्रो डेब्यू की सोचूं तो मैं अकेले नहीं कर सकता। उसके पापा आशावादी मुस्कान के साथ जवाब देते हैं, तो फिर या तो तुम्हारी माँ या मैं यूरोप तुम्हारे साथ चलेंगे। आखिरकार तुम हमारे बेटे हो।
अगर तुम प्रो बनने की सोच रहे हो तो यही सबसे अच्छा रास्ता होगा। होयोंग को थोड़ा गिल्ट होता है। वो सोचता है मेरी वजह से परिवार का बिछड़ना शायद सबसे बुरा होगा। उसके पापा उज्जवल मुस्कान के साथ कहते हैं कुछ मत सोचो, बस अपने फुटबॉल पर ध्यान दो। वो अपने माता पिता को पाकर खुद को धन्य महसूस करता है। वो अपने पापा का धन्यवाद करता है और कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ट्रेनिंग सेंटर में होयोंग अंडर-17 नेशनल टीम को देखता है। वो देखता है कि सभी खिलाड़ी वार्म अप कर रहे हैं, लेकिन उसे थोड़ा निराशा होती है क्योंकि उसे कोरियन टीम में कोई जीनियस नहीं दिखता। वो सोचता है ब्राजील के बाद मेरी स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, शायद यही सामान्य स्तर है। लेकिन फिर वो खुद को उत्साहित करता है और मुस्कुराता है। मैं पहले ही नेशनल टीम का हिस्सा बन चुका हूँ, अब मैं बस मैदान में उतरना चाहता हूँ। अचानक वो सियोक को देखता है और उसे आवाज लगाता है। ये वही लड़का है जो हेडर में कमाल का था। होयोंग ने उसकी हेडिंग स्किल और उसकी हाइट ग्रोथ एबिलिटी को कॉपी किया था, जिसकी वजह से अब होयोंग पहले से काफी लंबा हो गया है। सियोक होयोंग को ध्यान से देखता है और कहता है सिर्फ 1 साल हुआ है जब मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन अब तुम मुझसे भी लंबे हो गए हो। अब तुम्हारी हाइट कितनी है? होयोंग जवाब देता है 171 सेंटीमीटर। सियोक चौंक जाता है। वो कहता है क्या ब्राजील में तुम्हें हार्मोन शॉट्स दिए गए थे या कुछ और? अचानक अंडर-17 टीम के कैप्टन किमवू बीच में बोलते हैं ये शोर कौन कर रहा है? वो कहते हैं हम ट्रेनिंग के बीच में हैं, चुप रहो। होयोंग और सियोक ने कैप्टन से माफी मांगी। होयोंग सोचता है किमवू अंडर-17 टीम का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, वो डिफेंस का मुख्य स्तंभ भी है। किमवू सियोक से कहता है तुम यहाँ मस्ती करने नहीं आए हो, सिर्फ इसलिए कि ये तुम्हारा पहला दिन है। मैं तुम्हें छोड़ नहीं दूंगा। सियोक ने सिर हिलाकर हाँ कहा। फिर सब इधर उधर हो जाते हैं और होयोंग सोचता है ब्राजील में हम सब दोस्त जैसे थे, लेकिन यहाँ का माहौल काफी सख्त है। मुझे जल्दी ही इसकी आदत डालनी होगी। मुझे भी वार्म अप शुरू कर देना चाहिए। जैसे ही वो वार्म अप करने का सोचता है, किमवू उसे बुलाता है और कहता है सुना है तुमने ब्राजील में ट्रेनिंग ली है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने तुम्हें कैसे ट्रेन किया। कोरिया में तो मार खा खा कर सीखा जाता है। भले ही तुम बच्चे हो, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। यही एक तरीका है सुधार का, तो तुम्हें अच्छा करना होगा। होयोंग गंभीर चेहरा बनाकर कुछ नहीं बोलता और बस उसे देखता रहता है। कोच सभी को संबोधित करते हैं और कहते हैं हम 9 बनाम 9 प्रैक्टिस मैच करेंगे। पहली टीम जो किमवू लीड करेगा वो होगी व्हाइट टीम। दूसरी टीम जिसमें नए खिलाड़ी होंगे वो होगी ब्लू टीम। फिर कोच सबके नाम और पोजीशन पुकारते हैं। होयोंग को ब्लू टीम का मिडफील्डर बनाया जाता है। ब्लू टीम कैप्टन गोयोंग होयोंग को घूरता है और सोचता है मीडिया उसके पीछे पागल हो गया है, कह रहे हैं वो कमाल का है, लेकिन वो तो बस एक एलिमेंट्री स्कूल किड है। वो थोड़ा चिंतित होता है और सोचता है चाहे वो कितना भी टैलेंटेड हो, हम फर्स्ट टीम के खिलाफ कैसे लड़ेंगे जब हमारी टीम में बस रूकीज हैं। मुझे ज्यादा कोशिश नहीं करनी, बस अपने रोल पर ध्यान देना है। जब गोयोंग ये सब सोच रहा होता है, होयोंग अंदर से जोश से जल रहा होता है। वो सोचता है मैं इन्हें अपना फुटबॉल दिखाऊंगा। असिस्टेंट कोच होयोंग को बुलाते हैं और कहते हैं तुम्हारी जिम्मेदारी अटैकर्स और मिडफील्डर्स के बीच बॉल डिस्ट्रीब्यूट करने की है, जो बेहद जरूरी है। क्या तुम्हें पता है प्लेमेकर किसे कहते हैं? होयोंग आत्मविश्वास से जवाब देता है हाँ मुझे पता है। असिस्टेंट कोच हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं जैसा उम्मीद थी, विदेश में खेलने वाला खिलाड़ी जल्दी समझ जाता है, लेकिन अंदर से वो चिंतित होते हैं कि होयोंग टीम के साथ कैसे घुल मिल पाएगा। वो सोचते हैं पहले से ही मौजूदा खिलाड़ियों के साथ टीम वर्क बनाना मुश्किल है और अब ये एलिमेंट्री बच्चा भी शामिल हो गया है। उम्र का फर्क टीम में दीवार खड़ी करता है। वो कहते हैं यहाँ बाकी सभी मिडिल या हाई स्कूलर्स हैं, इसलिए तुम ब्राजील की तरह नहीं खेल सकते। होयोंग जवाब देता है क्या आप कहना चाह रहे हैं कि मैं अकेले न खेलूं? कोच जवाब देते हैं बिल्कुल। ओवर एक्सर्ट मत करना और खुद को इंजर्ड मत करना। अपने टीममेट्स को पास देना ना भूलना। होयोंग आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहता है समझ गया। होयोंग जैसे ही अपनी जगह की ओर बढ़ता है, कोच सोचते हैं चाहे वो कितना भी टैलेंटेड हो, अभी तो वो बच्चा ही है। हेड कोच ने उसे चुनने का क्यों सोचा? दूसरी तरफ हेड कोच पीछे बैठे बेसब्री से होयोंग का खेल देखने का इंतजार कर रहे होते हैं। मैच शुरू होता है और बॉल व्हाइट टीम कैप्टन के पास होती है। वो देखता है कि होयोंग सुपर ह्यूमन स्पीड से उसकी ओर बढ़ रहा है। कैप्टन सोचता है वो वाकई उतना तेज है जितना लोग कहते हैं, लेकिन इतनी ऊपर तक प्रेसिंग करना बेवकूफी है। वो बॉल एक और खिलाड़ी को पास कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि होयोंग अचानक ब्रेक लगाता है और फिर से बाएं तरफ दौड़ पड़ता है, वहीं जहां बॉल पास की गई थी। व्हाइट टीम मिडफील्डर बॉल पकड़ता है, लेकिन वो देखता है कि होयोंग उसी दिशा में सुपर ह्यूमन स्पीड से उसकी ओर आ रहा है। जैसे ही वो प्रतिक्रिया देने का सोचता है, एक पल में ही होयोंग उससे बॉल छीन लेता है और व्हाइट टीम के गोल पोस्ट की ओर दौड़ने लगता है। मिडफील्डर हक्का बक्का रह जाता है और सोचता है मुझे तो कांटेक्ट करने का मौका भी नहीं मिला, वो तो लाइटनिंग की तरह आया और चला गया। होयोंग बॉल लेकर सोचता है मैंने कैशमीरो से मिली बॉल कटिंग स्किल में 1 साल लगाया और अब ये मेरी सिग्नेचर मूव बन चुकी है।
अपोनेंट प्लेयर सोचता है, क्या ये ऑफेंसिव प्लेयर नहीं था? अभी का टैकल तो टॉप टियर डिफेंडर जैसा था। मुझे नहीं पता था वो ऐसा कर सकता है। उसे हेड कोच की बात याद आती है, होयोंग की मूवमेंट्स और ब्रेक थ्रू से सावधान रहना, उसे हल्के में मत लेना। वो गुस्से में सोचता है, होयोंग कभी भी खतरनाक हो सकता है। एक ही पल में हम देखते हैं कि होयोंग गोलकीपर के ठीक सामने खड़ा होता है। वो अपनी गोल स्कोरिंग टैलेंट का इस्तेमाल करके जोरदार किक मारता है और गोल कर देता है। बाकी खिलाड़ी जो देख रहे होते हैं सोचते हैं, ये तो विश्वास ही नहीं होता, ब्लू टीम ने पहला गोल कर दिया। होयोंग वाकई तेज है। व्हाइट टीम पूरी तरह से हैरान रह जाती है। वो अभी भी उस प्ले को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं जो होयोंग ने दिखाया। मिडफील्डर थोड़ा उदास होता है और सोचता है, उसको रोकने का कोई तरीका ही नहीं था। व्हाइट टीम कैप्टन उस मिडफील्डर पर चिल्लाता है, दिमाग लगाओ मैच में। अगर वो तुम्हें प्रेस कर रहा है तो खुद आगे आओ और बॉल रिसीव करो। तुम एक एलिमेंट्री स्कूल किड को भी नहीं रोक पाए। मिडफील्डर उदास आवाज में कहता है, सॉरी, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचता है, मैं उस स्पीड पर कैसे रिएक्ट करूं? वो खुद जाकर उसे रोक कर देखे। हेड कोच और असिस्टेंट कोच दोनों अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं। असिस्टेंट कोच कहता है, चाप बम बिल्कुल सही था। हेड कोच जवाब देता है, मैंने उसका गेम फुटेज कई बार देखा, फिर भी यकीन नहीं होता। कोच चाबम ने बड़ी मेहनत से साओ पाउलो एफसी और सैंटोस एफसी के बीच हुए मैच का फुटेज जुटाया था। उस फुटेज में होयोंग पूरे जोश में खेलते हुए अपनी सारी स्किल्स का प्रदर्शन करता है। ऐसा लगता है जैसे वो बड़े मंच के लिए ही बना हो। हेड कोच सोचता है, क्या जरूरत है पोजीशन, फॉर्मेशन और इतनी डिटेल स्ट्रेटेजी की? खुद होयोंग ही एक पूरी रणनीति है। 1986 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में माराडोना ने 9 डिफेंडर्स को ड्रिबल करते हुए एक शानदार गोल किया था। उस पल में उन्होंने फुटबॉल के पूरे कॉन्सेप्ट को पार कर लिया था और अब कुछ वैसा ही होयोंग कर रहा है। हेड कोच हंसने लगता है और अंदर ही अंदर सोचता है, माराडोना से तुलना करना तो बेवकूफी है, पूरी तरह से एक कल्पना जैसा। लेकिन फिर भी लगता है कि वो असंभव चीज अब मुमकिन हो सकती है। अब वो पूरा ध्यान मैच पर लगाता है और सोचता है, अब देखना है कि व्हाइट टीम का इक्का होयोंग के अटैक का कैसे जवाब देता है। यही समय है उसकी स्किल्स की परीक्षा का। 10 मिनट में ही मिडफील्ड में जोरदार टक्कर हो रही थी। उनमें से एक लड़का सबसे अलग नजर आ रहा था। वो था अंडर 17 टीम का इक्का ली रेयोंग। होयोंग सोचता है, ये पहले से ही प्रोफेशनल टीम की सेकंड स्क्वाड का हिस्सा है। मेरी पिछली जिंदगी में भी मैं इसका फैन था। ये पहला प्रो प्लेयर है जिसके साथ मैं ऑफिशियल मैच में खेल रहा हूँ। होयोंग उसकी टैलेंट स्कैन करता है और देखता है कि उसके पास काफी अच्छे टैलेंट हैं। वो सोचता है, जैसा उम्मीद थी, प्रोफेशनल खिलाड़ी के पास काफी सारे टैलेंट्स होते हैं, खासकर उसका आउटस्टैंडिंग कंपोजर तो कमाल का है। मुझे ये टैलेंट चाहिए। जब होयोंग अपने ख्यालों में होता है तभी ली बॉल टैकल कर लेता है और अपने टीममेट को पास करता है। वो खिलाड़ी बॉल को किक करता है और गोल कर देता है। होयोंग सोचता है, मेरे प्रेसिंग और बॉल कटिंग के बावजूद उसने बॉल को होल्ड किया और स्मूथ तरीके से अटैक शुरू कर दिया। उसका खेल हल्का है पर बेहद धारदार। वो मुस्कुराता है और सोचता है, प्रोज वाकई अलग होते हैं। ब्लू टीम के मिडफील्डर्स बुरी तरह थके हुए हैं। ली इस कमजोरी को देखता है और सोचता है, होयोंग थोड़ा दूर खड़ा है और ब्लू टीम की फॉर्मेशन में खाली जगह दिख रही है। यही मौका है। जैसे ही वो बॉल को उस गैप से पास करता है, होयोंग अपनी सुपरफास्ट स्पीड से बॉल को इंटरसेप्ट कर लेता है। ली हैरान होकर सोचता है, क्या ये इतने देर से खुले में छिपकर खड़ा था, बस ऐसे ही सरप्राइज पास का इंतजार कर रहा था। होयोंग बॉल को अपने टीम कैप्टन को पास करता है। कैप्टन सोचता है, अब समझ में आया, हमें होयोंग के साथ सिंक्रोनाइज होना है। जब तक हम होयोंग को सपोर्ट दें, हम आसानी से जीत सकते हैं। उम्र का फर्क कोई मायने नहीं रखता। उस भरोसे के साथ वो एक लंबा रिटर्न पास होयोंग को देता है। होयोंग बॉल को सफाई से पकड़ता है और अपनी अल्टीमेट स्टॉर्म ड्रिबलिंग टैलेंट का इस्तेमाल करता है। एक पल में ही वो 2 डिफेंडर्स को पार कर देता है। व्हाइट टीम कैप्टन, जो टीम का सबसे अच्छा डिफेंडर है, उसके सामने खड़ा होता है। वो सोचता है, मुझे उसे रोकना ही होगा, क्योंकि कुछ देर पहले मैं अपने टीममेट पर चिल्लाया था जब वो होयोंग को नहीं रोक पाया था। मुझे अपने साथियों के सामने शर्मिंदा नहीं होना। वो सोचता है, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, वो अब भी एक एलिमेंट्री स्कूलर है। बदतर हालात में मैं अपने शरीर से उसे ब्लॉक करके बॉल छीन लूंगा। लेकिन होयोंग अपनी सिग्नेचर बॉडी फेंस टेक्निक का इस्तेमाल करता है और आसानी से कैप्टन को पार कर जाता है। कैप्टन हैरान रह जाता है। वो होयोंग की प्ले को समझ ही नहीं पाता। होयोंग, जो अब गोलकीपर के सामने है, जोरदार किक करता है और गोल कर देता है। अब वो अपनी सिग्नेचर सेलिब्रेशन स्टेप भी करता है। मैच खत्म हो जाता है और ब्लू टीम जीत जाती है। व्हाइट टीम कैप्टन हाँफते हुए सोचता है, अभी अभी क्या हुआ? मैं एक ऐसा डिफेंडर हूं जिसे नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल में अवार्ड मिला था और मैं एक 12 साल के फॉरवर्ड को नहीं रोक पाया। वो बाकी सभी यूथ प्लेयर्स से अलग है। उसके मूव्स फ्लैशी थे, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। वो सटीक, असरदार और स्पीड से भरपूर थे। ऐसे टैलेंट को ही तो जीनियस कहते हैं। उसे अपनी पुरानी बात याद आती है, जब उसने होयोंग से सख्ती से कहा था,
कोरिया में तुम मार खाकर सुधरते हो। वो उन शब्दों को याद करके शर्मिंदा होता है। वो सोचता है, मैंने ऐसा क्यों कहा? अब मैं अपने टीममेट्स की आंखों में कैसे देखूं? जब वो हार की ग्लानि में डूबा होता है तभी होयोंग उसे पुकारता है। वो उसके सामने झुकता है और सम्मान से कहता है, मेरे साथ खेलने के लिए धन्यवाद। कैप्टन पूछता है, तुम सिर्फ 12 साल के हो, फिर भी इतने अच्छे कैसे हो? वो मुस्कुराकर जवाब देता है, क्योंकि किसी भी उम्र में फुटबॉल अच्छा खेला जा सकता है। कैप्टन अपनी हार स्वीकार कर लेता है और सोचता है, मैं हार गया और अब बहस करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन अजीब बात है, मुझे बुरा नहीं लग रहा। होयोंग एक छोटा बच्चा है जिसमें जबरदस्त व्यक्तित्व है, दिखने में भी अच्छा है, लेकिन सबसे बढ़कर वो फुटबॉल में अद्भुत है। कैप्टन होयोंग के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, ये मेरी हार है, बहुत अच्छा खेला। वापस जाते समय वो सोचता है, चाहे कोई 10 साल का हो या 100 साल का, अगर वो फुटबॉल अच्छा खेलता है तो मेरे लिए वही मायने रखता है। उसी समय ली उसको बुलाता है और कहता है, गुड जॉब, और हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। होयोंग बेहद उत्साहित हो जाता है कि उसका पसंदीदा कोरियन प्लेयर उसके पास आ रहा है और खुद हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ा रहा है। वो उत्साहित होकर उसका हाथ मिलाता है और कहता है, आपके साथ खेलने में मजा आएगा सीनियर। ली हंसकर कहता है, इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो, आराम से रहो। होयोंग ली की विनम्रता देखकर स्टारस्ट्रक हो जाता है। वो देखता है कि उसने ली के टैलेंट को कॉपी करने के लिए सभी शर्तें पूरी कर ली हैं। वो ली से आउटस्टैंडिंग कंपोजर टैलेंट कॉपी कर लेता है। वो सोचता है, नेशनल टीम के पहले दिन की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी। मार्च में अंडर 16 टीम फ्रांस जाती है मोंटेगू इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए। होयोंग सोचता है, अब समय है अपना बेस्ट प्रदर्शन देने का।